Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear researchers. Welcome to MET Eagles. This is lecture number 7 by Educational Research John W. Creswell book series. जैसा कि आप सब जानते हैं रिसर्चर्स कि हम लोग रिसर्च प्रोसेस साइकिल को डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा था आइडेंटिफाइंग अ रिसर्च प्रॉब्लम. देन वी मूव टू द सेकेंड स्टेप दैट इज़ द रिव्यूइंग द लिटरेचर. और आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे वो होगा स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च. एज यू कैन सी इन फिगर 1.2, द थर्ड स्टेप ऑफ अ रिसर्च प्रोसेस साइकिल इज स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च. इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जो हमें अपने माइंड में रखने हैं. नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द पर्पस स्टेटमेंट. नंबर 2, नैरोइंग द पर्पस स्टेटमेंट टू रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस. हम सब जानते हैं कि पर्पस स्टेटमेंट क्या होती है. पर्पस स्टेटमेंट हमें एक्सप्लेन करती है कि हम जिस प्रॉब्लम को रिसर्च में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो एक्चुअली किस तरीके से रिलेटेबल है हमारे टॉपिक या हमारे आर्टिकल के साथ. इसमें सबसे पहले हमें पर्पस स्टेटमेंट को जनरेट करना होता है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी रिसर्च करने का पर्पस क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम प्रीवियस फाइंडिंग्स को ही बार बार डिस्कस कर रहे हैं, या हमारे पास कुछ नया डाटा नहीं है, या हम पुरानी ही चीज़ों को बार बार रिपीट करना चाह रहे हैं. तो इसके लिए जो पहले हुई हुई रिसर्च है उसको लेकर हमें डिस्कस करना होता है कि हम अपने करंट प्रॉब्लम के साथ कैसे रिलेटेबल हैं, या जो काम पहले हो चुका है उसमें कुछ कमी रह गई थी जो कि अब सामने आई है और हम अब उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं. तो बेसिकली रिसर्चर को अपने पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है कि किस तरीके से वो अपने पर्पस स्टेटमेंट को लिखना जान सके. सेकेंड पॉइंट इसका ये है नैरोइंग द पर्पस स्टेटमेंट टू रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस. जब एक रिसर्चर आइडेंटिफाई कर लेता है, क्लियर हो जाता है कि उसका पर्पस स्टेटमेंट क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है जिसे वो एड्रेस करना चाह रहा है रिसर्च को लेके, तो उसके बाद वो ये डिसाइड करेगा कि अब मुझे इस पर्पस स्टेटमेंट से रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस को जनरेट करना है या हाइपोथेसिस को जनरेट करना है. ये जब हम आगे फर्दर रिसर्च की टाइप्स या रिसर्च डिज़ाइंस डिस्कस करेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि किस तरह के जो हमारे रिसर्च डिज़ाइंस हैं उनके अंदर क्वेश्चंस यूज़ होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस यूज़ किए जाते हैं या हाइपोथेसिस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है. तो उससे पहले हमें ये बात समझना है कि एक रिसर्चर को जब वो अपनी रिसर्च का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ले, जब वो अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड लिटरेचर को रिव्यू कर ले, समराइज़ कर ले, लोकेट कर ले, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपने पर्पस को स्पेसिफाई करते हैं. जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमारे पास बेसिकली बंडल ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है. उसमें से हमें अपने जो हमारा पर्पस है रिसर्च करने का या जो हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ही ख़ास तरीके से चंद अल्फाज में समेट कर किस तरीके से बयान कर सकते हैं. बेसिकली ये स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्पस ऑफ अ रिसर्च होता है. इसको थोड़ा सा डिटेल में हम देख लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर आप देखेंगे 9 पर ये हमारे पास मौजूद है जी, स्पेसिफाइंग अ पर्पस फॉर रिसर्च. अगर हम इसको यहाँ से डिस्कस करें तो वो आपको क्रेसवेल आपको ये बताता है कि इफ़ योर रिसर्च प्रॉब्लम कवर्स अ ब्रॉड टॉपिक ऑफ कंसर्न यू नीड टू फोकस इट so that you can study it. A focused restatement of the problem is the purpose statement. अभी हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं. ये हमारे पास डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए कि क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास बेसिकली जो रिसर्च प्रॉब्लम्स है वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक ऑफ कंसर्न भी हो सकता है. फिर आपको उसमें से फोकस करना होता है बेसिकली कि आप उसमें से क्या स्टडी करना चाहते हैं, और वो जो फोकस्ड रीस्टेटमेंट होगी ऑफ प्रॉब्लम इज़ दी पर्पस स्टेटमेंट होगी वो आपकी, ठीक है. So this statement conveys the overall objective or intent of your research. So as such, it is the most important statement in your
रिसर्च स्टडी, ठीक है। तो ये आप जब अपनी रिसर्च को फर्दर डिज़ाइन तक पहुंचते हैं या उसके क्वेश्चंस आप बनाना चाहते हैं, तो एक्चुअली रिसर्च क्वेश्चन बनाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आपकी रिसर्च के लिए। तो उसके लिए वो आपको ये बताना चाह रहा है कि रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करने से पहले आपको फोकस्ड होना है, अपनी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको रीस्टेट करना चाहिए आप लोगों को, और फिर आप जान पाएंगे कि किस तरीके से पर्पस स्टेटमेंट को आप जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो आपको ये भी गाइड कर रहा है कि इट इंट्रोड्यूसेस द एंटायर स्टडी सिग्नल्स, राइट हियर यू कैन सी दैट द एंटायर स्टडी सिग्नल्स द procedure you will use to collect data and indicates the type of results you hope to find। अब आप देखें कि आपको यहाँ से इसकी इम्पॉर्टेंस पता चलेगी कि ये स्टेटमेंट जो हम लिखते हैं पर्पस स्टेटमेंट, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद बेसिकली ये है कि आपकी रिसर्च स्टडी में ये आपको इंट्रोड्यूस कराता है। बेसिकली एक स्टेटमेंट में आप बताते हैं कि आपकी टोटल रिसर्च किस चीज़ के बारे में है, ठीक है। सिग्नल्स दी प्रोसीजर्स, इसके अलावा आपके प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करेगा कि आप क्वांटिटेटिव में है, क्वालिटेटिव में है, आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं या आप जो है वो कोरिलेशनल कर रहे हैं। यू विल यूज़ टू कलेक्ट डाटा, आप किस तरीके से डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है आपका डिज़ाइन इंडिकेट कर देगा। एंड इंडिकेट द टाइप ऑफ रिजल्ट्स यू होप टू फाइंड, और आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं उससे स्पेसिफिकेशन आपकी जब हो जाएगी क्वेश्चंस की, तो आप उसी से रिलेटेड अपने आंसर्स को ढूंढना शुरू करेंगे। आप बहुत ज़्यादा इनफिनिट वे में नहीं चले जाएंगे। सो हियर यू कैन अगेन हाईलाइट the next line that is the most important। ये आपकी लाइन है जी। द पर्पस फॉर रिसर्च कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग द मेजर इंटेंट और ऑब्जेक्टिव फॉर अ स्टडी एंड नैरोइंग इट इनटू स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। So the purpose statement contains the major focus of the study, the participants in the study, and the location or site of the inquiry, and this purpose statement is then narrowed to research questions or predictions that you plan to answer it in your research study. So let's check again the Maria to see how she will write a purpose statement and research questions। इसमें वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली कि जो पर्पस फॉर रिसर्च है वो सबसे पहले कंसिस्ट करता है आइडेंटिफाइंग द मेजर इंटेंट। सबसे बड़ा आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाएगा तो फिर आप उसको नैरो कर लेंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर, ठीक है। स्पेसिफिक रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस आप जनरेट करेंगे, और द पर्पस स्टेटमेंट कंटेन करेगी क्या चीज़ें कंटेन करेगी। नंबर 1 द मेजर फोकस ऑफ द स्टडी, नंबर 2 द पार्टिसिपेंट्स इन द स्टडी, नंबर 3 द लोकेशन और साइट ऑफ द इंक्वायरी। ये 3 चीज़ें बेसिकली हमें पर्पस स्टेटमेंट जो है वो ऑफर करती है। एंड दिस पर्पस स्टेटमेंट इज देन नैरोड टू रिसर्च क्वेश्चंस और प्रेडिक्शंस दैट यू प्लान टू आंसर इन योर रिसर्च स्टडी। आपका जो पूरा स्टडी प्लान है बेसिकली वो किसी ना किसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ही बनाया गया है। तो ये आपको पर्पस स्टेटमेंट गाइड कर देता है। यहाँ पर हम एक मारिया की छोटी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मारिया ने किस तरीके से जो है वो रिसर्च क्वेश्चंस या पर्पस स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म की थी। Maria now needs to write down the purpose of her study and formulate the questions she will ask for the individual selected for her study. So in draft, after draft, she sketches this purpose statement, recognizing that it will provide major direction for her study and help keep her focused on the primary aim of her study. From this broad purpose, Maria now needs to narrow her study to specific questions or statements that she would like her participants to answer. So Maria will need to write a good purpose statement and the research questions for her study. तो आप भी जब अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप यही काम करेंगे कि अपने रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद, लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करने के बाद आप आपकी जो पर्पस स्टेटमेंट है उसको आप जनरेट करेंगे। तो दैट इज़ गोना बी द इम्पॉर्टेंट स्टेप एंड पॉइंट ऑफ योर रिसर्च प्रोसेस साइकिल। आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।